हैं। एंथनी एल्बनीज़ पहुंच चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस वक्त हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं, ये तो खुद को कहते हैं कि वहां पर स्टेडियम में जगह नहीं बची। He's the boss. ये एंथनी एल्बनीज़ अब जब जब तस्वीरों में नजर आते हैं, वो उनका ये वाला कमेंट, ही इज द बॉस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो उन्होंने कहा, वो तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे कि मैं अपनी इलेक्शन रैलीज के लिए इतने लोग नहीं इकट्ठे कर पाता, जो प्रधानमंत्री ने मेरे स्वागत में यहाँ स्टेडियम में इकट्ठे कर रखे। बिल्कुल, राजघाट पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़। उनकी ये तस्वीरें आपके सामने, और तमाम राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला राजघाट जारी है। और ये तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ऐसे वक्त में जब विश्व शांति का मैसेज हिंदुस्तान G20 समिट के जरिए भी दे रहा है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के जरिए भी दे रहा है। और ऐसे में तमाम वैश्विक नेताओं का राजघाट पहुंचना बहुत है। बिल्कुल, और जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में आपको बता सकें कि ये कितने बड़े देश हैं, कितने ज़्यादा समृद्ध हैं, और फिर भी भारत के साथ अपने संबंध बनाने को कितने इच्छुक हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको बताने के, तस्वीरों के साथ साथ ये जानकारी देने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एम्बेसडर मल्होत्रा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगले 6 महीनों के दौरान एंथनी एल्बनीज़ फिर आए क्वाड मीटिंग के लिए। 26 जनवरी के आसपास वो मीटिंग रखी जा सकती है। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो आ चुके हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री, इस वक्त राजघाट पर, और आज इनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल भी है जस्टिन ट्रूडो की। और ये बहुत अहम है क्योंकि कनाडा, फिर से एम्बेसडर मल्होत्रा, कनाडा वो मुल्क रहा है जिसके संबंध भारत के साथ थोड़े से ऊपर नीचे रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। थोड़े नहीं, काफी बहुत बड़ा इरिटेंट है कनाडा। हाँ। बिकॉज कनाडा एक ऐसी जगह है जो एंटी इंडिया मोर्चे, एंटी इंडिया, पर्टिकुलरली प्रो खालिस्तान, इन सब एलिमेंट्स को ना सिर्फ पनाह दे रहा है बल्कि उनको काफी एक किस्म से एनकरेज भी कर रहा है। अब देखिए उस देश का लेकिन आप जिस इशू का जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज जब जस्टिन ट्रूडो के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल होगी तो ये एक बड़ा इशू रहने वाला है? उग्रवाद पर लगाम लगाओ। नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हम समय समय पे उन्हें इस बात का एहसास दिला चुके हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन डोमेस्टिक कंपल्शंस, बहुत बड़ी लॉबी है। अब देखिए, जिस देश का रक्षा मंत्री अगर एक ऐसा सरदार सिख बन जाता है जो लिस्टेड और वांटेड है हिंदुस्तान में, जो टेरर, जो खालिस्तानी मूवमेंट का सरगना है भारत के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से, वो वहाँ का रक्षा मंत्री बन जाता है। तभी तो जब वो यहाँ आया था तो हमने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया था, उसे रिसीव नहीं किया था हमारे रक्षा मंत्री। तो ये बहुत बड़ा इरिटेंट है। बट डोमेस्टिक कंपल्शन, और ये डोमेस्टिक कंपल्शंस आपको अमेरिका में, यूके में बहुत जगह मिलेगी, यूरोप में, जहाँ लॉबी से। लेकिन ब्रिटिश पीएम ये कहते हैं कि इस समस्या का हल, यानी खालिस्तानी उग्रवाद की ये जो समस्या है, इसका हल हम भारत के साथ मिलकर ढूंढ रहे हैं। मुकेश जी, देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, इन तीनों के अलग अलग कोनोटेशंस हैं इस खालिस्तान मूवमेंट को लेकर। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कनाडा उसको एनकरेज कर रहा है। लेकिन इसको हमको एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ एलिमेंट हैं जिनको एंटी इंडिया फोर्सेस बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन वही फोर्सेस जहां पर वो काम करती हैं विदेशों में, और ये सरकारें उसको बर्दाश्त नहीं कर रही हैं। ये देखिए, ये वो जो हम बात कर रहे थे, सिरिल रामफोसा, साउथ अफ्रीका। नहीं, ये तो वही है, ये वही है। दोबारा शॉट चल रहे हैं। लेकिन ये फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उन्हीं की तस्वीर है। लेकिन कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे गले मिले थे और आज भी कैसे वो गले मिलने के लिए आगे बढ़े, हम ये दिखाना चाह रहे हैं। वो तस्वीरें देखिए, और वो जो बात समीर कह रहे थे, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि G20 के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। बाली की समिट पर लौटिए। बाली में सेनेगल के राष्ट्रपति जो अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष थे, जब वो समिट खत्म हुई थी तब वो टीयर्स में थे और बोल रहे थे कि आपने तो हमारा जिक्र तक नहीं किया। उस समय मोदी और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला डेन बॉर इस वक्त पहुंच चुकी हैं वहां पर, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वहां पर पहुंच गई हैं राजघाट पर, उर्सुला वॉन डेर लेन, और ये बहुत अहम हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ एरा ऑफ वॉर के समय। उर्सुला वॉन डेर ने अपनी पर्सनालिटी जिस तरह से निकाली है और जिस तरह से ये आगे बढ़कर आई हैं, और जिस तरह से इन्होंने पूरी दुनिया में यूक्रेन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है, उसमें इनकी बहुत महती भूमिका रही है। वीएम श्रीवास्तव, बिल्कुल सही आपने कहा, इनकी भूमिका बहुत उस मामले में सक्षम रही है कि यूक्रेन को हमें डिफेंड करना है एट ऑल कॉस्ट। और अगर उस तरीके से देखें तो अगर इनको ये शांति स्थल पर जा रही हैं, इनके मन में ये भाव आता है
कि लड़ाई नहीं डिप्लोमेसी इसका कारण है, जिसमें मल्होत्रा सर टाइप के लोग जो हैं इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमेशा मैं समझता हूं कि हमारे टाइप के जो लोग हैं, जो आर्म फोर्सेस के, उनकी कम से कम जरूरत पड़े कम से कम जरूरत पड़े, ज्यादातर डिप्लोमेसी से काम चलता रहे। हाँ, बड़े स्मार्ट तरीके से उन्होंने अपना और आपका काम बता दिया है मसलन मल्होत्रा। इसकी एक और डायनामिक्स दोनों की दुकान एक साथ चलनी चाहिए। इसकी डायनामिक्स एक ये भी है कि यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है और अफ्रीकन यूनियन भी इसमें शामिल है। हाँ। तो एक तरह से ये G20 या G21 नहीं है अब, हाँ। ये G100 हो गया है, G100 जिसमें 55 देश अफ्रीकन यूनियन के अच्छा, हैं। जिस बात का यूरोपियन यूनियन जिक्र है। श्रीवास्तव जी कर रहे थे, अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता आई थी हमारे TV9 के स्टूडियो में, मार्गरेट। तो उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने युद्ध को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये युद्ध जो है वो रूस को ही खत्म करना है, क्योंकि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म करेगा तो यूक्रेन ही खत्म हो जाएगा। तो ये आपको लगता है कि इस बात में बड़ा दम है और इसमें रूस के लिए एक मैसेज भी है अमेरिका की तरफ? नहीं, देखिए, बात यह है कि उक्रेन अगर युद्ध खत्म करेगा या उक्रेन सरेंडर करेगा तो यूरोप का और अमेरिका और ये वेस्टर्न उनकी ये फियर्स हैं कि फिर रशिया और रशिया के बाद चाइना, उसको शय मिल जाएगी कि बाय यूज ऑफ फोर्स वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। तो इसलिए भी ज़्यादा फ्रॉम द अमेरिकन एंड द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा नहीं लगे कि उक्रेन ने हथियार डाल दिए और रशिया का मोटिव बाय यूजिंग फोर्स जो है वो सफल हो गया। नहीं सर, तो बीच का रास्ता चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था श्रीवास्तव जी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में हमने तो कह दिया कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन अब युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी ज्यादा किस पर है? मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा जिम्मेदार माना जाए या फिर रूस को ज्यादा जिम्मेदार? आज की तारीख में अमेरिका मस्ट टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि अमेरिकन ने तकरीबन अगर वो चाहें तो कल युद्ध बंद हो सकता है। देखिए, रशिया बैठा हुआ है तैयार, लेकिन रशिया पीछे नहीं हटेगा। बट अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक फेस से भी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा पहुंच चुके हैं। एक और क्वाड मेंबर जो वहां पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, जापान के पीएम फुमियो किशिदा इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर क्वाड की मीटिंग जनवरी 2024 में होती है तो हो सकता है अगले 6 महीने के बीच एक बार फिर से ये इंडिया आए। गौरव, मैं मल्होत्रा सर की बात आगे बढ़ाना चाहूँगा, जिन्होंने कहा कि अमेरिका इसको चाहे तो कल रोक सकता है। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और जहाँ तक बात है, एक चीज़ ज़रूर कहनी पड़ेगी, टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ है और जिस तरीके से रशिया को सराउंड किया जा रहा था, यूक्रेन एक न्यूट्रल कंट्री बन के रह सकता था, जो इनिशियली डिमांड थी इसके ऊपर। नहीं, आपकी इस बात में मैं एक चीज और जोड़ दूं, कल की जो ये G20 समिट का क्रक्स रहा है, आप अगर वेस्टर्न मीडिया को देखें, चाहे वो ब्रिटिश है चाहे वो अमेरिकन है, उनका फोकस किस बात पर है? उनका फोकस इस बात पर है कि भारत ने रूस की निंदा नहीं की, भारत ने इस G20 समिट में रूस पर नरमी दिखाई। यानी वो ये चाहते थे कि यूक्रेन के पक्ष में इस G20 में भी माहौल बने। वो तो नैरेटिव चल रहा है वेस्टर्न मीडिया का। अब तो आप देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, उस नैरेटिव को ही पुश किया जा रहा है। वो नैरेटिव आपको शांति नहीं ला सकता है, क्योंकि अभी भी अगर ये सोचते हैं कि रशिया इतना वीक हो गया है कि वो सरेंडर कर देगा, वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। जहां तक अस्त्र और शस्त्र का सवाल है, अभी एस्केलेशन के लिए उसके पास बहुत माध्यम है और बहुत ज़्यादा शक्ति भी है। तो सवाल ये उठता है, इसको रोकने के लिए डिप्लोमेसी, जैसे मैंने कहा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, डिप्लोमैट्स की इनिशिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी डर क्या है कि अगर ये फ्रोजन वॉर में कन्वर्ट हो गया तो जो 20% रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है वो उसके पास रह जाएगा और वो अपने आप में एक वास्तु स्थिति बन जाएगी। डर उसका है, यूक्रेन नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये लड़ाई चलती रही, मैं आपसे कह रहा हूं कि पोलैंड भी एक तरीके से इनकरेज होगा, बिकॉज वेस्टर्न जो यूक्रेन है उस पर पोलैंड की निगाह रही है बहुत पहले। चार्ल्स मिशेल पहुंच चुके हैं, जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त वहां पर दिख रहे हैं आपको चार्ल्स मिशेल। कौशिक जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये ठीक है कि अमेरिका चाहे तो कल युद्ध बंद हो सकता है, लेकिन अमेरिका चाहता ही नहीं है कि युद्ध बंद हो जाए। ये यूक्रेन की धरती का इस्तेमाल करते हुए यदि आप रशिया को हिट करते रहेंगे तो उसमें आदमी तो यूक्रेन के मरेंगे और आप धरती का इस्तेमाल करते लेकिन अमेरिका का स्टैंड ये है, अमेरिका का स्टैंड ये है, मुकेश जी, अमेरिका का स्टैंड ये है कि युद्ध जो है वो रूस को ही खत्म करना होगा, कि यूक्रेन क्योंकि अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अपनी सॉवरेनिटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और हम उसका साथ दे रहे हैं। हम अगर साथ नहीं देंगे तो यूक्रेन खत्म हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। जिम्मेदारी रूस की है, ये उसका पॉइंट है। दो बातें हैं, मैं इसको उदाहरण से समझाना चाहूंगा आपको। ये युद्ध रूस ने शुरू किया और उसी को खत्म करना है, क्योंकि ये युद्ध हारना रूस अफोर्ड नहीं कर सकता।